Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the exam kit solution of chapter number 10 of ACCA F1 and the name of the chapter is Professional Ethics in Accounting and Business. So let's start. So सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है that is let's see. Amelia is an accountant of LGH Company, a large multinational organization. She has recently been accused of theft from the company. Okay. She has argued that the theft was justified as she needed money to care for her mother who is seriously ill. What approach to ethics has Amelia adopted? कि अमीलिया की मॉम बीमार थी इसलिए उसको चोरी करनी पड़ी. ठीक है, तो विच अप्रोच आउट ऑफ दीज फोर वुड बी एप्लीकेबल इन दिस. सो सबसे पहले हम पहले तो चारों अप्रोचेस को एक बार समझते हैं कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है प्लूरलिस्ट. प्लूरलिस्ट अप्रोच ये कहती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे सारे स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट हो. ठीक है, और किसी भी ग्रुप का नुकसान ना हो, कि सारे स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट हो. तो यहाँ पे जो चोरी हो रही है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स का तो बेनिफिट नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा. सेकंड आता है यूटिलिटेरियन. अब यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? यूटिलिटेरियन मीन्स कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे एक ग्रुप का फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो ये काम हो रहा है इससे किसी ग्रुप का फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी मदर का फ़ायदा हो रहा है. और यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? जो भी हम काम कर रहे हैं इट इज़ बेनिफिटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो यहाँ पे पहली बात तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल है नहीं, सो दैट मीन्स हमारा यूटिलिटेरियन भी नहीं होगा. थर्ड आता है एब्सोल्यूटिस्ट. अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या कहता है? एब्सोल्यूटिस्ट तो कहता है कोई भी काम अगर आपने गलत करा है चाहे किसी भी रीज़न की वजह से, वो गलत ही होगा. मतलब अगर ये चोरी है, वॉट एवर रीज़न दैट इज़, इट विल बी कंसिडर दैट थेफ्ट और इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. और रिलेटिविस्ट कहता है, रिलेटिविस्ट अप्रोच इज़ लाइक दे सी द सिचुएशन, कि हर सिचुएशन अलग होती है. कि इस सिचुएशन में उसकी मदर बीमार थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो अपनी मदर को बचाने के लिए पर्सन कैन डू एनीथिंग, इसलिए उसने चोरी करी. सो दैट इज़ जस्टिफाइड. सो रिलेटिविस्ट अप्रोच शी हैज़ यूज्ड. Next, 124. A profession must have an ethical code which require compliance. Yes, ethical code हर profession में होता है. 125. ACCA members are required to comply with 5 fundamental principles. Which of the following contain 3 of these principles? तो सबसे पहले अगर हम 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल अपने याद करें तो वो क्या था? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है ना, यही थे ना 5. इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. अब यहाँ पे इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, ऑनेस्टी हमारा कोई भी क्लॉज है ही नहीं. ऑनेस्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, मतलब ये तीनों हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होता. कर्टिसी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कुछ भी नहीं होता. ना ये होता ना ये होता. सो दैट मीन्स हमारा बी इज़ द आंसर. 126. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? ऑल ACCA members must comply with fundamental principle whether or not they are in practice. True. सारे ACCAs को हमारे जितने भी एथिक्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो अपना काम कर रहे हैं चाहे जॉब में है. प्रोफेशनल्स ओ एन ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी एज वेल एज ड्यूटी टू देयर क्लाइंट. येस, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है सोसाइटी के लिए भी, कि हमें सोसाइटी में भी एक सोसाइटी का ध्यान रखना है, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स और सोसाइटी में हमारा नाम होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली जो भी हमारा क्लाइंट है उसके लिए तो हमें पूरी ड्यू केयर रखनी है, पूरी ड्यूटी है कि क्लाइंट को बेस्ट सर्विस मिले और कोई भी हमारे प्रोफेशन पे आँच ना आए. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. 127 इज़ objectivity means that accountants must not be associated with any false or misleading statements. सो ऑब्जेक्टिविटी का सबसे पहले मतलब होता है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसी बायसनेस की वजह से, या जैसे हमारे क्लाइंट से हमें वैसे ही खुंदक है, कुछ लड़ाई है तो इसलिए हमने क्लाइंट्स की बुक्स गलत बना दी, कुछ ऐसा कर दिया, वो चीज़ नहीं करनी. हमारा जो काम है हम पूरी ऑब्जेक्टिविटी से करेंगे, अपनी बायसनेस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं करेंगे.
तो यहाँ लिखा हुआ मीन्स अकाउंटेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ये जो था दैट वाज इंटेग्रिटी। ये इंटेग्रिटी का मीनिंग था कि हमें जो भी काम करना है उसमें कुछ भी गलत नहीं करना, मिसलीडिंग रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं देनी, कुछ भी उल्टा नहीं करना काम। ठीक है, हमें बिल्कुल जो भी एक्चुअल फेयर ट्रांजैक्शंस हैं सब कुछ वही शो करनी है। सो दिस वाज फॉर इंटेग्रिटी एंड नॉट ऑब्जेक्टिविटी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 128 Jack is an employee in BBB company. He has been offered a bribe by existing supplier to continue buying a key component used in BBB manufacturing process from them. ठीक है, in spite of new rival company offering same component at significantly lower price, which of the following statement regarding Jack's decision is correct? अब Jack क्या कर रहा है, उसको एक कंपनी ने ब्राइब दी है कि तू यार हमें मत चेंज कर। एक सप्लायर है, बेसिकली ये कंपनी है जिसमें जैक काम करता है, ये एक सप्लायर है जो जैक को माल सप्लाई करता है। तो मार्केट में एक और नया सप्लायर आया है जो सेम कंपोनेंट सस्ता देता है, लेकिन उसने जैक को ब्राइबरी दे दी कि यार तू ये पैसे रख ले और क्या कहते हैं इसमें मेरे से माल ले, उस बंदे से माल मत ले क्योंकि मेरा फिर काम बंद हो जाएगा। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैक डिसीजन इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें जैक ने जो काम किया दैट इज़ सोली फॉर हिज बेनिफिट, सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए काम किया है और इसको कोई इस काम से कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भला हो रहा है। जैसे हमने एक बार देखा था, पुराना पढ़ा था कि उसकी मदर काफ़ी बीमार थी उस वजह से। सो इसमें कोई रिलेटिविज्म अप्रोच वगैरह कुछ भी नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है, ये तो सिंपल इसने पैसे खाने थे, इट्स अ प्योर ब्राइब। सो दैट विल बी ईगोइस्टिक। वो किस में आएगी, ईगोइस्टिक, कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसने काम करा है, किसी गुड नंबर ऑफ पीपल के लिए किसी के लिए कुछ नहीं करा उसने। सो यहाँ पे इफ़ जैक इज़ अ ईगोइस्टिक he will most likely accept the bribe. Yes, ये तो करेगा। If Jack is a relativist, he would refuse the bribe as bribery is always wrong. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Relativist approach कहती है कि bribery is not always wrong, it depends upon the situation, कि situation क्या है। तो relativist की तो definition ये होती है कि depends upon situation, always wrong वाली होती है absolutism, तो ये statement नहीं बनती। If Jack is a utilitarian, he would reject the bribe as it does not benefit all stakeholders. यूटिलिटेरियन जो होता है दैट इज़ फॉर अ ग्रुप एंड नॉट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के लिए जो हमारा होता है दैट वाज प्लूरलिस्ट, तो यूटिलिटेरियन वो इसलिए नहीं है। इफ़ जैक इज़ अ एब्सोल्यूटिस्ट हिज डिसीजन वुड डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। ये डेफिनेशन हमारी रिलेटिविस्ट की है कि रिलेटिविस्ट जो होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखता है कि क्या सही है क्या गलत, हर बार गलत नहीं होता। सो दैट्स वाई हमारा आंसर ए ही सही आएगा कि इफ़ जैक इज़ अ ईगोइस्टिक तो वो ऑफ़र ले लेगा। ये तीनों में प्रॉब्लम क्या थी, अब तुम अगर ऑप्शंस देखो, हमारा तुम क्वेश्चन बिना पढ़े ही हम ऑप्शन से देख सकते थे। पॉइंट इज़ ये तीनों की एक्सप्लेनेशन ही गलत है। रिलेटिविस्ट ऐसा सोचता ही नहीं है, यूटिलिटेरियन ऐसा सोचता ही नहीं है, एब्सोल्यूटिज्म ऐसा सोचता ही नहीं है, तीनों की सोच ही गलत बताई हुई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सीन एज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। चलो, पहला, एन ऑक्यूपेशन इज ऑलवेज गवर्न बाय अ प्रोफेशनल बॉडी। नहीं, ये कोई डिफरेंस नहीं। ऑक्यूपेशन ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल बॉडी गवर्न करे, प्रोफेशन को प्रोफेशनल बॉडी हमेशा गवर्न करती है, बट ऑक्यूपेशन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन मस्ट कंप्लाई विद रेलिवेंट लेजिस्लेशन। नहीं, लेजिस्लेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा उनका एथिक्स के साथ पूरा करना होता है, लेकिन लेजिस्लेशन का कोई रोल नहीं होता। टू बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्यूपेशन मेंबर्स मस्ट फॉलो एन एथिकल कोड। नहीं, मेंबर्स मस्ट फॉलो एन एथिकल कोड टू बी क्वालिफाइड एज अ प्रोफेशनल। अगर उनको प्रोफेशनल कैटेगरी में आना है तब उनको एथिकल कोड फॉलो करना पड़ेगा। मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन मस्ट गो थ्रू प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। येस, जितने भी मेंबर्स होते हैं किसी भी प्रोफेशन के, जैसे ACCA या इंडियन CA, इनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप के ये मेंबर हैं और इन्होंने अप्लाई किया था, सारे पेपर्स पास करे हैं। सो D इज़ द ऑप्शन विच इज़ रिक्वायर्ड। 130, Mia has uncovered fraudulent activity within the company she works for. Who should she alert about this matter first? सबसे पहले वो किसको बताएगी? मिया ने एक कंपनी में देखी है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रही है, तो सबसे पहले वो किसको बताएगी इसमें? हर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी नहीं, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी को नहीं बताते, हमेशा हम बताते हैं कंप्लायंस वालों को अपने।
सबसे पहली जो चीज़ बताई जाती है वो बताई जाती है कंप्लायंस वालों को। तो सबसे पहले हम कंप्लायंस वालों को बताएंगे कि यहाँ पे ये फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि जब भी कुछ फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले किसको बताना होता है और एंड में किसको बताना होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई थिंक सबको ये चीज़ पता होगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ना पता हो। आई बिलीव दिस। 131, Noor is an ACCA member. Last year, one of her clients, Aaron, asked her to value a business that she wished to purchase. Okay. She did so and informed Aaron that the business was competitively priced. Aaron subsequently bought the business for its full asking price of several million pounds. This year, Aaron has become concerned that business has been underperforming and has asked Noor to reassess its performance and long-term prospects. मतलब उसने ये बोला कि तुमने जब एक बिज़नेस एरन ने परचेज़ करना था, उसने नूर को हायर किया एज ACCA एंड नूर को बोला कि इस बिज़नेस को तुम रिव्यू करो, एनालाइज करो और मुझे बताओ कि जो प्राइस मुझे इस बिज़नेस का चार्ज किया गया है क्या वो जेन्युइन है। नूर ने वो चीज़ चेक करी। उसके बाद में जब वो बिज़नेस कर रहा है उसने देखा कि बिज़नेस से उसको इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो उसने नूर को बोला कि एक बार दोबारा से असेस करो कि क्या इसकी परफॉर्मेंस आज भी ठीक है या ऐसा तो नहीं है कि पहले परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ थी, तुम ठीक से असेस नहीं कर पाई थी। दैट मीन्स क्या चीज़ उसको बोली गई है, एक रिव्यू करने को, जो खुद नूर ने पहले चेक किया था उस चीज़ को रिव्यू करना। सो दिस इज सेल्फ रिव्यू, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू, ठीक है। 132, which of the following are not safeguards that the ACCA and other professional bodies put in place to attempt to eliminate ethical threats? So 132 is, which of the following are not safeguards that ACCA and other professional bodies put in place to attempt eliminate ethical threats? इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेफगार्ड नहीं है जो ACCA और प्रोफेशनल बॉडी डालती है ताकि उनको एथिकल थ्रेट ना हो। एथिकल थ्रेट मतलब होता है कि बोलते हैं ना कि मेंबर ने कुछ काम गलत कर दिया विच इज़ नॉट गुड एथिकल, नॉट गुड फॉर द प्रोफेशन। ऐसी कौन सा सेफ गार्ड है जो प्रोफेशन नहीं डालेगा। सो पहला है एथिकल ट्रेनिंग, ये तो होती है, ये तो कराएगा ट्रेनिंग कि CA या ACCA की ये चीज़ होती है, हम ये नहीं करते, ये सब ऐसे। इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर, अब इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर तो नॉर्मली कंपनीज डालेगी कि हमारी कंपनी में काम गलत ना हो रहा हो, इसका प्रोफेशनल से तो कोई रिलेशन नहीं। इंटरनल कंप्लेंट का प्रोफेशनल से तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो B इज़ योर आंसर। एक बार C भी देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन, ये भी प्रोफेशन करेगा। प्रोफेशनल मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, ये भी प्रोफेशनल मेंटेन रखेंगे ताकि कोई भी थ्रेट्स हमारे एथिकल थ्रेट्स ना हो। बट ये जो चीज़ है दिट इज़ डन फॉर कंपनी बाय द कंपनी। 133, Lorenzo is facing an ethical dilemma when deciding what his course of action should be. He is concerned with making sure that the outcome of this decision will benefit the greatest number of people. Greatest number of people means utilitarian, utilitarian, ये utilitarian होता है। Which approach to ethical decision making of Lorenzo following? So this is utilitarian, ये तो हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। 134, which of the following is a value that organization try to encourage within their corporate culture in order to encourage staff to act ethically? In order staff to act ethically, इसका आई थिंक हमने पढ़ा था, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो इस केस में जो तुम्हें याद होगा हमने पढ़े थे कि सेफगार्ड अगेंस्ट एथिकल थ्रेट्स बिजनेस। तो बिजनेस जो एथिकल थ्रेट्स के लिए जो सेफगार्ड्स करती है वो कौन कौन से होते थे, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। उसका होता था HOTTER, दिस वॉज द एक्रोनिम। तो पहला था ऑनेस्टी, दूसरा था ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट और रिस्पेक्ट। ये हमारे 6 होते थे टू एनकरेज एक तरह से स्टाफ टू एक्ट एथिकली। हमें ये सारी चीज़ें करनी होती थी। दैट मीन्स एम्पावरमेंट इज़ आवर आंसर, कि अगर हमें
एथिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है तो हमें एम्पावरमेंट ये हॉटर फॉलो करना पड़ेगा। 135 in order to encourage ethical behavior, BHG company has told all of its employees that they must treat all employees and stakeholders with respect regardless of their gender, age, ethnicity, sexuality. Which key value is BHG is asking staff to consider? So that is respect, कि सबको रिस्पेक्ट करनी है, कुछ भी इसमें कोई मेल फीमेल वाला कुछ नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो दिस इज सिंपली रिस्पेक्ट, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। एम्पावरमेंट ट्रस्ट तो होता है कि सब पे ट्रस्ट करना है, वो इस रिलेशन नहीं है। ऑनेस्टी का इस रिलेशन नहीं है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि दूसरे एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना है टू टेक देयर ओन डिसीजन। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सो दिस इज जस्ट रिस्पेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 136 is deontological ethics suggests that consequences of an action should be ignored. ये हमने पढ़ा था। deontological is related to absolutism, और absolutism क्या बोलता है कि अगर चीज़ गलत है तो गलत है, चाहे उसके आउटकम से किसी का बेनिफिट हो रहा है चाहे नहीं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस एक्शन के, कि उससे किसी का पेट भर गया, उससे किसी का भला हो गया, शुड बी इग्नोर्ड। चीज़ गलत है, चोरी है, तो चोरी विल ऑलवेज बी देयर, सो दिस इज ट्रू। 136 इज ट्रू।